वेलकम है सभी का हमारे इस नए वीडियो में। ये हमारा एसएससी का जो जीएस का जो सीरीज़ चल रहा है उसका ये नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है। और इसमें जो ये पॉइंट्स आपका डिस्कस होगा बहुत ही ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड वो पॉइंट्स रहेगा। और ये आपका एनालिसिस जो प्रीवियस जो भी आपका एसएससी का एग्जाम्स हुआ है ना उसके ये एनालिसिस पे बनाया गया है। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोग उसका प्लीज़ नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको जो है रिविज़न में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए वीडियोस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का अभी टॉपिक क्या आ रहा है, देखिए फ्रीडम फाइटर्स नोन एज देशबंधु। ठीक है। तो कौन से फ्रीडम फाइटर थे जिनको देशबंधु के नाम से जाना जाता था? तो ये हमारे फ्रेंड ऑफ द नेशन। देशबंधु एक्चुअल मतलब क्या होता है इसका? तो फ्रेंड ऑफ नेशन होता है। ठीक है, फ्रेंड ऑफ नेशन। अच्छा, अब ये कौन थे हम लोग के फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से जिनको जाना जाता था? वन सेकेंड, थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेंड ऑफ नेशन। तो यहाँ पे अपने सी आर दास थे। ठीक है, उनको सी आर दास, सी आर दास का फुल नेम क्या हो गया? तो चित्तरंजन दास। और ये इनको जो है ना देशबंधु के नाम से जाना जाता था। ये हमारे लॉयर थे। ठीक है, एक लॉयर थे हम लोग के। और एक नेशनलिस्ट लीडर भी थे। और जो सुभाष चंद्र बोस है ना, बोला जाता है कि उनके वो मेंटोर थे। ठीक। और इनका मेन जो है ना जो जाना जाता है इनको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था जिसमें अरविंदो घोष को डिफेंड कर रहे थे ये इन दी अलीपुर बॉम्ब केस में। क्लियर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट डिफेंडेड अरविंदो घोष। अरविंदो घोष। क्लियर। किसमें? तो हम लोग का एक अलीपुर बॉम्ब केस होता है उसमें ये डिफेंड कर रहे थे। क्लियर। तो अलीपुर बॉम्ब केस। क्लियर। अच्छा, उसके बाद आज ही हम लोग का ये कौन सा पार्टी फॉर्म करते हैं? तो ऑल्सो फाउंडेड दी अपना स्वराज पार्टी। क्लियर। स्वराज पार्टी के फाउंडर भी थे ये। और ये कब फाउंड किए थे? तो ये हम लोग का 1923 में फाउंड किए थे। ठीक है। और इनके साथ मोतीलाल नेहरू भी थे जो कि लेजिस्लेचर काउंसिल में जो है ना ये एंटर होने के लिए और जो भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए स्वराज पार्टी बनाया गया था। ठीक है, फाउंडर बोलना स्वराज, यहाँ पे पार्टी लिख लीजिए। ठीक है, स्वराज पार्टी। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। और इसमें आपका जब हम लोग ये देख ही लिए देशबंधु तो और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स जिनका जो भी निक नेम है ना वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो फादर ऑफ नेशन सभी को पता है, फादर ऑफ नेशन किनको बोला जाता है? तो हमारे महात्मा गांधी जी। क्लियर। फिर हम लोग का नेताजी के नाम से किनको जाना जाता है? तो नेताजी के नाम से हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। फिर अपने लोकमान्य, लोकमान्य, लोकमान्य के नाम से किनको जाना जाता है? तो लोकमान्य के नाम से अपने बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, उसके बाद अपना आ जाइए, लोकमान्य हो गया। फिर अपने बिपिन चंद्र पाल, जो सॉरी बिपिन चंद्र पाल जो है ना इनको क्या बंगला बंधु बोला जाता था। ठीक है, तो इनको बंगला बंधु। क्लियर। किनको? तो बिपिन चंद्र पाल को, बिपिन चंद्रपाल, याद रहेगा ये, बिपिन चंद्रपाल। अच्छा, उसके बाद हम लोग का पंजाब केसरी किनको बोला जाता था? पंजाब केसरी। ये जो भी पॉइंट्स बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे सब बनाया गया तो इसमें से आपका क्वेश्चंस फंस सकता है। अब ये 100% एक्यूरेसी तो नहीं है बट 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ आपका ये जहाँ पे जो भी हम लोग करते हैं ना तो 80 to 90% का एक्यूरेसी रहता है। तो आप लोग प्लीज़ इसको अच्छे से करना, कुछ नहीं है, आपका लास्ट मिनट जो बोला था ना माइलस्टोन रिवीजन में आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। क्लियर। तो पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? तो यहाँ पे अपने लाला लाजपत राय। क्लियर, लाला लाजपत राय। क्लियर, ये हो गया। फिर पॉलिटिकल गुरु किनको बोला जाता है? पॉलिटिकल गुरु। तो पॉलिटिकल गुरु के नाम से ये फेमस थे अपने गोपाल कृष्ण गोखले जी। ये गोपाल कृष्ण गोखले। क्लियर। फिर पॉलिटिकल गुरु हो गया। फिर गुरुदेव के नाम से गुरुदेव किनको बोला जाता था? तो आर एन टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। क्लियर, गुरुदेव हो गया अपना। फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये सभी को पता होगा, दादा भाई नारोजी को। ठीक है, दादा भाई नारोजी।
क्लियर। उसके बाद अपने और एक इम्पॉर्टेंट था राजा जी। राजा जी नाम से किनको जाना जाता था? तो राजा जी नाम से हम लोग के जो सी राजा गोपालचारी है उनको बोला जाता था, ठीक है। सी राजा गोपालचारी जी को बोला जाता था, ठीक है। अच्छा, इसमें और इम्पोर्टेंट आपका हाँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम लोग नेक्स्ट पेज में यहाँ पे लिखते हैं। तो हम लोग का ये हो गया, सी राजा गोपालचारी जी हो गया। फिर आज ये आयरन मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता था? आयरन, वन सेकेंड, आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन थे अपने? तो सरदार पटेल जी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्लियर। तो आयरन मैन हो गया। और इसके बाद आ जाइए शहीद आज़म। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, शहीद आज़म। शहीद आज़म किनको बुलाता था? तो भगत सिंह जी को, क्लियर, भगत सिंह जी। अच्छा, उसके बाद शहीद आज़म हो गया। फिर आज़ाद के नाम से किनको बुलाता था? आज़ाद, मैं आज़ाद हूँ, शायद एक मूवी बना हुआ है इस पर। तो आज़ाद के नाम से चंद्रशेखर आज़ाद जी को बोला जाता था, ठीक है। तो चंद्र बोला क्या भी बोला जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी, क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग का और क्या नाम इसमें बता दें आपको, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस, रेनेसांस, ठीक है। तो ये किनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? तो राजा राम मोहन रॉय को, क्लियर, राजा राम मोहन रॉय, RRR, क्लियर। फिर हम लोग का आज ये फर्स्ट मार्टायर किनको बोला जाता है? आप लोग गेस कर सकते हैं। फर्स्ट मार्टायर, फर्स्ट शहीद जो हुए थे कौन थे फर्स्ट मार्टायर? तो अपने मंगल पांडे जी, मंगल पांडे, क्लियर। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट मार्टायर हो गया। फिर दयानिधि, हाँ इम्पॉर्टेंट है ये भी, दयानिधि पूछा जा सकता है। दयानिधि के नाम से किनको जाना जाता था? दयानिधि बोल लीजिए। तो ये हम लोग के हो गया, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्लियर। अच्छा, उसके बाद दयानिधि हो गया। अच्छा, ग्रैंड ओल्ड मैन तो हो गया वो था ऊपर में। अब ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोला जाता है एक जन को, ग्रैंड ओल्ड लेडी किनको बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी। तो ग्रैंड ओल्ड लेडी जी हम लोग की अरुणा असफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता है, अरुणा असफ अली, क्लियर। अच्छा, उसके बाद नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है नाइटेंगल ऑफ इंडिया? तो ये सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू जी को, ठीक है। फिर आ जाइए अपने चाचा नेहरू। तो पता ही होगा सबको, चाचा नेहरू के नाम से अपने नेहरू, ठीक है। 1 मिनट, चाचा नेहरू, ठीक है। ये अपने कौन हो गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी को, ठीक है, JLN। फिर बाबा साहेब के नाम से किनको जाना जाता था? बाबा साहेब, तो इनके नाम में ही बाबा साहेब है, दैट मीन्स भीमराव BR अम्बेडकर जी, BR अम्बेडकर जी को बाबा साहेब बोला जाता था, ठीक है। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है इनको, ठीक है। फिर आते हैं अपने ये हिंदू मॉन्क, ठीक है, हिंदू मॉन्क के नाम से कौन फेमस थे? तो विवेकानंद जी, विवेकानंद जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी। तो ये हम लोग के हो गए। अच्छा, और एक वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जा सकता है, श्वेतांबरी, श्वेतांबरी, श्वेतांबरी नाम से कौन फेमस थी? तो अपनी जो ये क्या नाम है इनका, एनी बिसेंट, ठीक है, एनी बिसेंट, ये श्वेतांबरी नाम से फेमस थी, ठीक है। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट जो भी निक नेम्स बोल लीजिए, जिस कॉमन नेम से फेमस थी ना, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाला है ये आपके लिए, इसका प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट इस पे टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट, ठीक है। पंडित विश्व मोहन भट्ट हम लोग के कौन थे? तो ये हम लोग के एक्चुअल में ना एक क्रिएटर ऑफ मोहन वीना थे, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्रिएटर ऑफ मोहन वीना,
क्लियर। अच्छा, क्रिएटर ऑफ मोहन वीणा हो गया। और एक मॉडिफाइड हवाईयन गिटार है ये, क्लियर, जो कि हम लोग का इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में इसको अडॉप्ट किया गया। और ये कोई ऐसा मैंने फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये हम लोग के जो मॉडर्न वीणा है उसके क्रिएटर इनको बोला जाता है, क्लियर। फिर ये जो है ना डिसाइपल ऑफ पंडित रविशंकर थे। डिसाइपल मतलब चेला थे ये, किनके, तो डिसाइपल ऑफ पंडित रविशंकर, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाइए हम लोग का इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है, कब मिला था ग्रैमी अवार्ड, तो 1994 में, ये 1994 में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। और इनका कौन से एल्बम के लिए, तो एक एल्बम इनका निकला था मीटिंग बाय द रिवर बाय एरवाई कुडर, तो इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। फिर पद्मश्री भी मिला इनको, पद्मश्री, पद्मश्री कब मिला था इनको, कब मिला इनको, तो 2002 में, ठीक। और पद्म भूषण, पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। पद्म भूषण कौन से ईयर में मिला है, तो ये 2017 में मिला है, क्लियर, पद्म भूषण। और इसमें आपका इम्पोर्टेंट नहीं, बस ये इम्पोर्टेंट हम लोग जो भी था पंडित विश्व मोहन भट्ट जी के बारे में, उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो कैलाश टेम्पल एट एलोरा। अब देखिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या था, तो यहाँ पे कैलाश टेम्पल एट एलोरा, इसके बारे में हम लोग देख लेते, पूरा डिस्कस कर लेते। वेरी हाई चांसेस है यहाँ पे इसका आने का। तो कैलाश टेम्पल जो एलोरा में है ना, उसमें टोटल हम लोग का मैंने केव नंबर 16 जो है ये हम लोग का, इसके बारे में यहाँ पे केव नंबर 16 में। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर बोला जाता है इसको, क्लियर। और इसका लोकेशन देखा जाए तो ये कहाँ पे हम लोग का, एलोरा केव्स महाराष्ट्र में है। ये एलोरा केव कहाँ जाता है हम लोग का, महाराष्ट्र, क्लियर। और ये हम लोग का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्लियर। अच्छा, और इसको बनाया कौन था, तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के किंग थे कृष्णा वन, वो इसको 8th सेंचुरी में बनाए थे, क्लियर। तो कृष्णा वन कब बनाए थे, 8th सेंचुरी में, क्लियर। और ये कौन से डायनेस्टी के रूलर थे ये, तो राष्ट्रकूटास, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये एक्चुअली जो टेम्पल है ना, कैलाश टेम्पल नाम से पता चल रहा है, तो ये लॉर्ड शिवा को ये डेडिकेटेड है, ये वाला टेम्पल हम लोग का। और ये केव नंबर 16 में है, ये याद रखिएगा, क्लियर। और ये पूरा हम लोग का जो है ना, ये मोनोलिथिक टाइप ऑफ इसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। मोनोलिथिक अब क्या होता है, सिंगल रॉक में ना, सिंगल रॉक को इसको कट करके फिर ये बनाया गया, ये वाला टेम्पल हम लोग का। और जो माउंट कैलाश है वो वैसा ये रिप्रेजेंट कराता है, जो कि बोला जाता है कि शिव जी का एक मैंने शिव जी वहाँ कैलाश पे रहते हैं, तो उसका ये हम लोग का उसको रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अगर इसका यूनिक फीचर्स के बारे में अगर बात करें, तो ये बोला जाता है कि वन ऑफ द नहीं मैंने लार्जेस्ट मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर है इन दी वर्ल्ड में। और इसमें जितना भी सीन्स है ना, वो उसमें रामायण महाभारत और पुराण्स जो है ना, पुरानास, वो सब के बारे में यहाँ पे सीन्स वगैरह यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है, ठीक। और ये द्रविडियन आर्किटेक्चर का भी पार्ट है, द्रविडियन आर्किटेक्चर, क्लियर। ये सब बात याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का जो पावर था ना, उसका सिंबल है डिवोशंस, और जो उस टाइम का इंजीनियरिंग स्किल है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पे दिखाया गया है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग कैलाश टेम्पल के बारे में देखना है, तो इसके बाद ना कैलाश टेम्पल और इससे और एक हम लोग का महाबलीपुरम में शोर टेम्पल है, उसमें थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। कौन सा, तो महाबलीपुरम का कौन सा शोर टेम्पल, क्लियर, शोर टेम्पल। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, सबसे पहले तो ये कौन सी डायनेस्टी में बना था ये, तो हम लोग का ये भी राष्ट्रकूटा जो हम लोग का, सॉरी राष्ट्रकूटा बोले, ये पल्लवा किंग जो हम लोग का राज सिम्हा थे ना, नरसिम्हा वर्मन 2, वो बनवाए थे इसको। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, पल्लवा किंग, क्लियर। और पल्लवा किंग में कौन, तो नरसिम्हा वर्मन 2, नरसिम्हन वर्मन 2, ध्यान रहेगा। नरसिम्हा वर्मन 2 जो है ये हम लोग क्या, महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल है, नरसिम्हा वर्मन शोर टेम्पल, ऐसे करके याद रखिएगा ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनका अगर बोला जाए तो इनको जो है ना राज सिम्हा के नाम से भी जाना जाता था, राज सिम्हा। और कौन से टाइम पीरियड में बनाया गया था इसको, तो ये 7th to 8th सेंचुरी में बना था ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हम लोग का लॉर्ड शिवा को ये भी डेडिकेटेड है, तो लॉर्ड
शिवा को ये टेम्पल डेडिकेटेड है भी, सेम एज कैलाश टेम्पल। और ये जो हम लोग का ये स्ट्रक्चरल टेम्पल है जो कि ग्रेनाइट ब्लॉक से बना गया, और ये मोनोलिथिक नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इट इज़ नॉट अ मोनोलिथिक, याद रखिएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसमें और आपका इम्पॉर्टेंट बस ठीक है, ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर लें बिटवीन द कैलाश टेम्पल एंड दी महाबलीपुरम में जो शो टेम्पल है उसके बारे में। क्लियर। अच्छा, अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, तो हेमिस फेस्टिवल। ये हम लोग बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं। हेमिस फेस्टिवल ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो ये एक्चुअली में हम लोग का ना लद्दाख का फेस्टिवल है। ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, ये तो लद्दाख में सेलिब्रेट होता है। और ये रिलीजियस फेस्टिवल बुलाता है। ये हेमिस मोनेस्ट्री हम लोग का वहाँ पे सेलिब्रेट होता है लद्दाख का, जो कि लार्जेस्ट और रिचेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द रीजन है ये। ठीक है, कौन से मोनेस्ट्री में होता है, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, हेमिस मोनेस्ट्री। ठीक है, हेमिस मोनेस्ट्री। क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये जो है बुद्धिज़्म रिलीजन, इसमें कौन सा डिपिक्ट होता है, मैंने इसमें क्या कौन सा रिलीजन सेलिब्रेट करता है इसको, तो तिब्बत के जो बुद्धिज़्म है ना वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये एनुअली कब सेलिब्रेट होता है, तो ये जून से जुलाई मंथ के बीच में ये सेलिब्रेट होता है। क्लियर। और इसमें जब बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु पद्मा संभा जी है, जो गुरु रिम्पोच के नाम से भी जाना जाता है उनको, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का हेमिस फेस्टिवल ये सेलिब्रेट होता है। और ये कौन थे एक्चुअल में, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दैट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ किनका, बर्थ एनिवर्सरी किनका, तो गुरु पद्मा संभा। ठीक है, पद्मा संभा। और इनको जो है गुरु रिम्पोच के नाम से भी जाना जाता है, गुरु रिम्पोच। ठीक है, और ये जो थे ना ये 8th सेंचुरी के बुद्धिस्ट ये थे, मॉन्क थे, मास्टर थे, जो कि जो वज्रयान बुद्धिज़्म का जो एक पार्ट है ना उसको ये स्प्रेड किए थे पूरे तिब्बत में और हिमालयाज़ में। ठीक है, और इसमें जो है ना छम डांस होता है, यहाँ पे छम डांस देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, इस फेस्टिवल में छम डांस होता है, जो कि इसमें ना ये मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं मास्क वगैरह पहन के। आप लोग ना एक बार ये गूगल करके देखिएगा, अपने समझ में आ जाएगा, पूरा रिलेट कर पाते हैं। यहाँ पे हम जो है ना इमेज क्यों नहीं लगाते, क्योंकि जो बहुत सारे इमेजेस में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है, फिर जो है वो स्लाइड बनाने में टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसमें ट्रेडिशनल म्यूज़िक और विथ ड्रम्स और लॉन्ग हॉर्न्स वगैरह ना यहाँ पे वो सबसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या बता दें इसमें आपका, हाँ ये इसमें ना बहुत सारा थंगकाज नाम का पेंटिंग्स है, ये आपका ये भी याद कर सकते हैं, थंग का पेंटिंग्स। यहाँ पे जो है ना बहुत सारा थंग का पेंटिंग्स भी देखने को मिलता है इस फेस्टिवल में। और ये एक्चुअली हम लोग का ना बुद्धिस्ट पेंटिंग्स रहता है ये। ठीक है, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स है ये, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। पेंटिंग्स में से ना ये आपका एक पॉइंट यहाँ पे ये बन के आ सकता है। क्लियर। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया अबाउट दी हेमिस फेस्टिवल। फिर आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, 1 सेकेंड, हाँ, प्रो कबड्डी लीग स्टैब्लिश कब हुआ था, और आईपीएल जो है ना ये सब भी इसमें से भी क्वेश्चन आता है बहुत सारा। तो प्रो कबड्डी लीग के बारे में अगर हम लोग पहले देख लें, PKL। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये हम लोग का 2014 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इसके जो फाउंडर बोला था, इसका फाउंडर कौन था, तो मशाल स्पोर्ट्स जो है, जो कि स्टार इंडिया जो है वो बैक करता है। कौन सा, मशाल स्पोर्ट्स। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ पे बैक्ड बाय स्टार इंडिया। ठीक है, तो अब और यहाँ पे देखिए हम लोग का अगर फॉर्मेट देखा है तो ये फ्रेंचाइज बेस्ड हम लोग का लीग होता है, जैसे हम लोग का आईपीएल में होता है ना, अलग अलग फ्रेंचाइज का टीम्स रहता है, सेम चीज़ हम लोग का इसमें होता है, तो ये फ्रेंचाइज बेस्ड रहता है ये। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि फर्स्ट सीज़न जो हुआ था ना उसका विनर कौन था, तो फर्स्ट सीज़न का फर्स्ट विनर लिख लीजिए यहाँ पे। फर्स्ट सीज़न का विनर था इसमें आपका जयपुर पिंक पैंथर्स। जयपुर पिंक पैंथर्स। ये फर्स्ट सीज़न का विनर था अपना। फिर आ जाइए हम लोग आईपीएल के बारे में देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये पीकेएल हो गया। फिर आ जाइए आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसका जो है सबसे पहला इस्टेब्लिश हम लोग कब हुआ था, 2008 में ये सबसे पहला यहाँ पे मैच हुआ था। और इसमें जो है बीसीसीआई इसको करवाता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज़र या इसका ऑर्गेनाइज़र कौन रहता है, तो बीसीसीआई। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका फॉर्मेट देखा जाए तो ये भी फ्रेंचाइज बेस्ड रहता है हम लोग का। क्लियर। अच्छा, और इसका फर्स्ट सीज़न का विनर कौन था, फर्स्ट विनर, तो आप लोग को जो लोग आईपीएल देखते हैं उनको पता होगा कि राजस्थान रॉयल्स जो है हम लोग का आरआर। ठीक है, इसका फर्स्ट सीज़न का इसका विनर था। ठीक है,
तो इसमें बस इंपॉर्टेंट है ये दोनों के बारे में, प्रो कबड्डी लीग और आईपीएल के बारे में। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए हम लोग आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो बुद्धदेव दास गुप्ता, इनके बारे में भी क्वेश्चन आने का चांसेस है। और ये है कौन, तो ये हम लोग का ना एक रिनाउंड इंडियन पोइट थे और एक अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर भी है। क्लियर, जैसे कि हम लोग का पद्मश्री भी इनको मिल चुका है, तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं ये फिल्म डायरेक्टर है और पद्मश्री अवार्डी भी है। ठीक है, पद्मश्री अवार्डी। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चंस आता है ना, तो इसमें बहुत एक कंफ्यूजिंग नाम भी है। जैसे बुद्धदेव दास गुप्ता जी है ना, और एक जन है जो कि सरोद मैस्ट्रो के नाम से उनको जाना जाता है, और ये सरोद प्लेयर एक है। ठीक है, तो एक अनदर भी हम लोग के सेम नाम से है, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोग ऑप्शंस देख के उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो अनदर जो है बुद्धदेव दास गुप्ता, बुद्धदेव दास गुप्ता। ठीक है, बुद्धदेव दास गुप्ता, ये कौन है हम लोग के, तो ये एक हम लोग के सरोद मैस्ट्रो है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखे सरोद मैस्ट्रो। तो यहाँ पे जो फिल्म डायरेक्टर थे ना, इनका अगर बोला जाए तो इनका जो बर्थ हुआ था ना, ये 1944 में हुआ था। ठीक है, और इनका देहांत इनका 2021 में हो चुका था इनका। ठीक है, और जो हम लोग के ये जो सरोद प्लेयर है, इनका जो बर्थ हुआ था आपका 1933 में हुआ था। ठीक है, और इनका डेथ 2018 में हो गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो आप लोग ये याद रखिए। ठीक है, एक सरोद प्लेयर है जिनको सरोद मैस्ट्रो के नाम से जाना जाता है, और एक हम लोग के बुद्धदेव दास गुप्ता जी है, वो फिल्म डायरेक्टर है एक। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का। उसके बाद आज हम लोग अपना देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो उस्ताद जिया मोइनुद्दीन दागर। ठीक है, ये कौन थे हम लोग के, तो इनका अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 1929 टू 1990 है इनका टाइम, वो डेथ हुआ था 1990 में। और ये लेजेंडरी हम लोग के इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन थे, जो कि बोला जाता है रुद्र वीणा जो है ना, वो ये बजाते थे। ठीक है, तो रुद्र वीणा। क्लियर, और जैसे रुद्र वीणा जो है ये हम लोग का जो एंशियंट स्ट्रिंग है हम लोग का, जो कि ध्रुपद से एसोसिएटेड है, वो ये बजाते थे। क्लियर, और ट्रेडिशनली जो ये कौन से फैमिली से है, तो दागर फैमिली से है। ठीक है, दागर फैमिली से हैं, ये बिलोंग करते हैं। क्लियर, उसके बाद आपका जी इसमें और इम्पोर्टेंट आपका फॉरमोस्ट लीनियज है ये ध्रुपद म्यूज़िक के, और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग है फ्रॉम द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं दैट ओल्डेस्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट आपका सर्वाइविंग फ्रॉम आपके फॉर्म, फ्रॉम नहीं फॉर्म लिखे यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक। क्लियर, तो ये हो गया इनके बारे में। और ये जो रुद्र वीणा है उसको पॉपुलराइज किए थे बहुत ज़्यादा, और जो ध्रुपद स्टाइल है ना उसको ये फेमस करते हैं। ठीक है, तो ध्रुपद स्टाइल। क्लियर, उसके बाद आज ही इसमें आपका और इम्पोर्टेंट हाँ, और इनका एक भाई भी है। ठीक है, तो इनके ब्रदर का नाम क्या है, ब्रदर ये भी आप पूछा जा सकता है यहाँ पे, तो उस्ताद। ठीक है, यूडी लिख रहे हैं, उस्ताद समझ जाइएगा, जिया फरीदुद्दीन। ठीक है, फरीदुद्दीन दागर। ठीक है, ये भी हम लोग के कौन थे, तो ध्रुपद वोकलिस्ट थे ये। और इसमें जो है इनको वाइडली रिस्पेक्ट मिलता है फॉर दी मास्टरी एंड डिवोशन, जो हम लोग का जो प्योरिटी ऑफ ध्रुपद है ना उसको प्रिजर्व करके रखने के लिए इनको बहुत सारा यहाँ पे रिकॉग्निशन मिल चुका है। क्लियर, अच्छा, उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे ध्रुपद स्टाइल देख रहे हैं, तो कुछ और हम लोग के फेमस एक्सपोनेंट्स हैं, उनके बारे में भी हम लोग उनका भी नाम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग का आ जाइए उस्ताद। ठीक है, यूडी कहीं भी लिख रहे हैं समझ आएगा, उस्ताद नासिर। ठीक है, मोइनुद्दीन दागर। क्लियर, फिर हम लोग के ध्रुपद के जो है ना वोकलिस्ट, उनके बारे में यहाँ पे पहले एक बार नाम देख लेते हैं उनका। उस्ताद नासिर हो गए, फिर वही उस्ताद नासिर, मोइनुद्दीन हो गया, अमीनुद्दीन दागर। क्लियर, फिर हम लोग के आते हैं उस्ताद नासिर ज़हीरुद्दीन दागर। क्लियर, और फिर और एक आते हैं हम लोग के उस्ताद नासिर फ़याज़ुद्दीन
ठीक है, फयाजुद्दीन दागर। तो ये तीनों जो है ना, ये हम लोग के, और अच्छा, और आपके ये तो फरीदुद्दीन और मोइनुद्दीन हो गया, ये भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। ये जितने भी थे हम लोग के कौन थे, ये तो वोकलिस्ट थे, और वोकलिस्ट थे, VO वोकलिस्ट ऑफ कौन, तो ध्रुपद म्यूज़िक। ठीक है, ध्रुपद म्यूज़िक। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। फिर आपका आ जाइए, और इसमें इम्पोर्टेंट बस, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ये दागर फैमिली से जो भी आते हैं ना, ये हम लोग के ध्रुपद म्यूज़िक के वोकलिस्ट यहाँ पे उनके नाम से। अच्छा, ये तो हम लोग का दागर फैमिली से हो गया। और यहाँ पे ना जो दागर फैमिली से नहीं है, नॉन दागर ध्रुपद एक्सपोनेंट्स के बारे में भी यहाँ देख लेते हैं। तो एक हम लोग के हैं सबसे पहले उस्ताद असाद अली खान, असाद अली खान। ठीक है, ये क्या प्ले करते थे, तो ये रुद्रवीणा प्ले करते थे। ठीक है, और आज ये आपके ये हो गया। और कौन थे, रमाकांत गुदेचा, रमाकांत, ठीक है, गुंदेचा। और ये यहाँ पे हम स्टार मार्क दे रहे हैं बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है इनके बारे में। उमाकांत गुंदेचा गुंदेचा हो गया, और आपके एक रमाकांत हो गया, और एक उमाकांत। ठीक है, उमाकांत गुंदेचा, ये दोनों कौन है, तो ये भी वोकलिस्ट है। ठीक है, वोकल, और ये हम लोग के ध्रुपद के ये वोकलिस्ट है। क्लियर। फिर आ जाइए हम लोग के अखिलेश गुंदेचा, अखिलेश गुंदेचा। क्लियर। तो ये जो है ना हम लोग के पखवाज नाम का जो परकर्सन ऑफ हम लोग का क्या बोलते हैं, ध्रुपद का ये एक फॉर्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म है, तो उसके ये हम लोग के एक्सपोनेंट है, पखवच। क्लियर। फिर हम लोग के और एक है इंपॉर्टेंट, क्या नाम था उनका, पंडित। ठीक है, पंडित ऋत्विक सन्याल, ऋत्विक सन्याल। ठीक है, ये भी हम लोग के वोकलिस्ट है। क्लियर। और ये जो हम लोग का मॉडर्न ध्रुपद स्कॉलर और परफॉर्मर इनको बोला जाता है। क्लियर। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग कंप्लीट ये सेंसस के बारे में डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ एक बार उसको देख लीजिएगा। उसमें पूरा जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट हम लोग का सेक्स रेशियो हो गया, मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, नैटेलिटी रेट, और हम लोग का ये सब उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग का हाईएस्ट सेक्स रेशियो बोला जाए, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेशियो सेक्स रेशियो हम लोग का 2011 सेंसस के हिसाब से केरला का है। ठीक है, केरला। अरे 1 सेकेंड। ठीक है, तो केरला, और इसका कितना हम लोग का सेक्स रेशियो, तो 1084। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आ जाता है क्या, पुद्दुचेरी, पुद्दू, क्या हो रहा है यार, पुद्दुचेरी। ठीक है, और ये हम लोग का यूटी में सबसे हाईएस्ट पे है। ठीक है, और इसका सेक्स रेशियो कितना, 1034, 38 है इसका। ठीक है, 38। क्लियर। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट हाईएस्ट सेक्स रेशियो हो गया। ठीक। तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा हम लोग का प्रीवियस वीडियो देखिएगा, प्रीवियस वीडियो में ये हम लोग का मैंशनड है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो एक बार आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, अरे यार, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का पोर्ट्स के बारे में है, पोर्ट से रिलेटेड। तो विच पोर्ट इन इंडिया इज़ अ सैटेलाइट पोर्ट। अब सैटेलाइट पोर्ट एक्चुअल में होता क्या है, तो एक्चुअली में ना यहाँ पे देखिए, सैटेलाइट पोर्ट हम लोग का ना एक स्मॉलर पोर्ट रहता है, जो कि मेजर पेरेंट पोर्ट के बेसिस पे ना उसके हेल्प से उसको बनाया जाता है, जिससे जो पेरेंट पोर्ट या जो मेन पोर्ट है उसको यहाँ पे हेल्प मिले। जैसे सपोज ये हम लोग का कोई बड़ा सा कोई पोर्ट है, ठीक है, कोई मेन पोर्ट है, इसके बगल में ठीक एक छोटा सा सैटेलाइट पोर्ट बनाया जाता है, जिससे यहाँ पे जो ट्रैफिक है ना उसको कम किया जा सके। तो ये सैटेलाइट पोर्ट हो गया। क्लियर। तो हम लोग का सैटेलाइट पोर्ट जो है, तो मेजर पोर्ट्स का कौन कौन सा सैटेलाइट पोर्ट्स है वो एक बार यहाँ पे हम लोग फटाफट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट एक है। ठीक है, जवाहर JLN, ये पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ, JLN पोर्ट है हम लोग का। 1 सेकेंड यार, रुक जाइए, हाँ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। क्लियर। और ये हम लोग कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, MH, महाराष्ट्र लिख रहे हैं।
इसका सैटेलाइट पोर्ट कौन सा है, ये हम लोग का मेन पोर्ट लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, मेन पोर्ट, और यहाँ पे हम लोग का सैटेलाइट पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए हम लोग का जो मुंद्रा पोर्ट, ठीक है, इसका सैटेलाइट पोर्ट हो जाता है JLN का मुंद्रा पोर्ट, क्लियर। और ये हम लोग का जो जो भी ओवरफ्लोज या जो कंटेनर्स रहता है ना, कंटेनर के ट्रैफिक को जो है ये मैनेज करता है इसका, ठीक है। फिर आ जाइए हम लोग का, ये कहाँ पे, तो गुजरात में, GJ गुजरात, क्लियर। अच्छा, उसके बाद आ जाइए हम लोग का मुंबई पोर्ट फिर आता है, मुंबई पोर्ट, ठीक है। मुंबई पोर्ट कहाँ, महाराष्ट्र में ही होगा। और इसका जो है ना हम लोग का सैटेलाइट पोर्ट कौन सा है, तो दिग्घी पोर्ट नाम से जगह है, दिग्घी पोर्ट नाम से ये है, दिग्घी पोर्ट। और ये कहाँ हम लोग का, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग का आ जाइए कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, क्लियर। ये कहाँ है हम लोग का, तो वेस्ट बंगाल में है। और इसका सैटेलाइट पोर्ट कौन सा है, तो हल्दिया पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, ये कहाँ है हम लोग का, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। फिर हम लोग का आ जाइए चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट हम लोग कहाँ है, तमिलनाडु, ठीक है। और इसका हम लोग का सैटेलाइट पोर्ट कौन सा हो जाएगा, तो एन्नौर पोर्ट, ठीक है, एन्नौर पोर्ट। और ये पोर्ट का हम लोग का एन्नौर पोर्ट, तो ये हम लोग का अभी तमिलनाडु में है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद हम लोग का आता है विशाखापट्टनम पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट हम लोग कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में है। ये अरे यार, एक मिनट, ठीक है, आंध्र प्रदेश पोर्ट, सॉरी, विशाखापट्टनम पोर्ट, ये हम लोग कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। और इसका जो हम लोग का सैटेलाइट पोर्ट है ना, वो गंगा वर्मन पोर्ट है, क्लियर, गंगा वर्मन पोर्ट, क्लियर। और ये गंगा वर्मन पोर्ट कहाँ है, तो हम लोग का आंध्र प्रदेश में ही, क्लियर। तो ये हम लोग का सैटेलाइट पोर्ट्स के बारे में पूरा हो गया। इसमें आपको और कुछ इंपॉर्टेंट और एक आता है हम लोग का पारादीप पोर्ट, पारादीप पोर्ट, ठीक है। पारादीप पोर्ट कहाँ है हम लोग का, तो उड़ीसा में है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसका जो है हम लोग का सैटेलाइट पोर्ट जो है ना, तो इसका धामरा पोर्ट है, धामरा पोर्ट, क्लियर। और इसमें आ जाइए हम लोग का विशाखापट्टनम पोर्ट हम लोग डिस्कस कर लिए। अच्छा, और एक आता है हम लोग कोचिन पोर्ट, ठीक है, कोचिन पोर्ट, कोचिन पोर्ट हम लोग कहाँ है, केरला, ठीक है। और इसका हम लोग का सैटेलाइट पोर्ट कौन सा है, तो अभी ये एक्चुअली बना नहीं है, बन रहा है ये, तो विजिंजम पोर्ट करके है, वो हम लोग का अभी अपकमिंग पोर्ट रहेगा ये, ठीक है, सैटेलाइट पोर्ट, तो VIZHINJAM, ठीक है, विजिंजम पोर्ट, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम लोग का कांदला पोर्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कांदला पोर्ट हम लोग कहाँ है, गुजरात। और इसका हम लोग का कौन सा, मुंद्रा पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, इसका सैटेलाइट पोर्ट हो गया, क्लियर। और एक हम लोग का इम्पोर्टेंट लास्ट है, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिए यहाँ पे, मोरमुगांव पोर्ट, पोर्ट, ठीक है। ये कौन से स्टेट में हम लोग का, तो गोवा में है। और इसका हम लोग का जो अभी तक कोई सैटेलाइट ऐसा पोर्ट नहीं बना, बट ये अपकमिंग में है, और ये अभी बहुत डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग का इंपॉर्टेंट जो भी सैटेलाइट पोर्ट था वो हम लोग डिस्कस कर लिए यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग के नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, तो रिसेंट CGI जो है ना, यहाँ पे हम लोग का CGI के बारे में यहाँ देख लेते हैं। तो हम लोग का जो रिसेंट CGI है वो R गवई है, ठीक है, जस्टिस R गवई, मतलब रामाकृष्ण गवई। तो 1 सेकेंड, तो R गवई, ठीक है, R गवई है। और ये जो हम लोग के 14 मई 2025 से जो है ना ये शपथ ले लिया है, ठीक है, प्लेज वो लिया है। फिर इसके पहले कौन थे हम लोग के, सॉरी, BR गवई होगा यहाँ पे, R गवई नहीं, ठीक है, BR गवई। अच्छा, इसके पहले अगर हम लोग CGI के बारे में देख लें, तो CGI का भी बेसिकली हम लोग का कौन सा चल रहा है, तो 51st CGI हम लोग कौन थे, तो संजीव खन्ना जी थे, ठीक है, जस्टिस संजीव खन्ना 51st थे। और ये हम लोग के 52nd CGI है, ठीक। और अगर 51st पूछा जाए CGI, ठीक है, 51st CGI कौन थे, तो जस्टिस संजीव खन्ना, क्लियर, जस्टिस संजीव खन्ना जी थे। और इनका जो टाइम पीरियड था ना, ये 11 नवंबर 2024 से लेके 13 मई 2025 तक ये जो अपना पीरियड है वो सर्व किए थे।
और इसके बाद जो है हम लोग के इसके पहले कौन थे, तो डी वाई चंद्रचूड़ थे, जो कि हम लोग का नवंबर 10 2024 तक जो है वो सर्व किए थे। ठीक है, तो 51st हो गया। 50th अगर पूछा जाए CGI, तो यहाँ पे डी वाई, ठीक है, चंद्रचूड़। ठीक है, तो ये हम लोग के 50th थे। और अभी 52nd कौन है, तो BR गवई। क्लियर। तो इसमें हम लोग का ये हो गया इंपॉर्टेंट। और इसमें आपका, अच्छा, अब जब हम लोग ये डिस्कस करें तो हम लोग पूरा प्रोसेस देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है ना वो कैसे होता है। क्लियर। तो यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन आता है कौन कौन से आर्टिकल में क्या मेंशन है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वो भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है ना, SC लिख रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो इसके बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल हम लोग का 124 और 217। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये मेंशनड है। क्लियर। और प्रोसेस क्या हम लोग का, जो चीफ जस्टिस या अदर जजेस है वो कैसे, कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका, अपॉइंटमेंट जो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा हम लोग के अपॉइंट होता है ये। ठीक है, तो प्रेसिडेंट यहाँ लिख लीजिए। अच्छा, उसके बाद जो है रिकमेंडेशन कौन देता है, यहाँ पे रिकमेंडेशन भी लिख लीजिए। यहाँ पे रिकमेंडेशन कौन देता है, तो हम लोग का ना एक कॉलेजियम सिस्टम बनता है यहाँ पे, जिसमें हम लोग का CGI रहते हैं और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखिए, कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसमें कौन कौन रहते हैं, तो CGI रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्लस 4 अदर सीनियर जजेस। ठीक है, सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्लियर। तो इसके थ्रू हम लोग का ये प्रोसेस पूरा अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, और अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए नंबर 1 में मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इंक को ना थोड़ा सा ये पतला करते हैं इसका, क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा मोटा हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकेंड नंबर में आप ये मेंशन कीजिए कि जो हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट के जज ये एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए उसको सर्व किए हो हाई कोर्ट में, और एज एन एडवोकेट रह चुके हो ये हाई कोर्ट में फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, मस्ट हैव सर्व्ड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और ठीक है, बी एन एडवोकेट, बी एन एडवोकेट। ठीक है, बी एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। ठीक है, फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। क्लियर। तो ये हो गया। और टेन्योर इनका कितना रहता है, तो टेन्योर यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए कि टेन्योर इनका 65 ईयर्स तक का, इनका 65 ईयर्स तक का इनका टेन्योर रहता है। तो थोड़ा फ्रेशली लिखना दीजिए। अच्छा, तो 65 ईयर्स। क्लियर। अच्छा, तो ये हम लोग का तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाई कोर्ट जजेस के बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए, हाई कोर्ट जजेस। क्लियर। तो हाई कोर्ट जजेस के बारे में कौन सा आर्टिकल में मेंशनड है, तो ये आर्टिकल अपना 217 और 222 में मेंशनड है। क्लियर। प्रोसेस क्या है, तो इसमें भी सेम चीज़ है। इसका अपॉइंटमेंट कौन कराते हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कराते हैं, अपॉइंटमेंट या अपॉइंटेड। ठीक है, तो प्रेसिडेंट। क्लियर। उसके बाद हम लोग आ जाइए, प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ, ये यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, इन कंसल्टेशन विथ। ये कंसल्टेशन किससे लेते हैं ये प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले तो CGI से कंसल्टेशन लेते हैं, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, जिस भी स्टेट के हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है ना, तो वहाँ के गवर्नर से, गवर्नर ऑफ द स्टेट। क्लियर। अच्छा, उसके बाद थर्ड में जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं या अदर जजेज हैं, उनका भी यहाँ पे कंसल्टेशन चाहिए होता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, ऑफ द हाई कोर्ट। क्लियर। और एलिजिबिलिटी क्या है, तो सेम चीज़ यहाँ पे एटलीस्ट जो है ना 10 ईयर्स जो है हाई कोर्ट में प्रैक्टिस इसमें चाहिए होता है तभी। और इसका इनका जो ये क्या बोलते हैं, टेन्योर, टेन्योर है हाई कोर्ट जजेस का, वो रहता है हम लोग का 62 ईयर्स तक का। ठीक है, याद रहेगा ये। अच्छा, अब ये हो गया हम लोग का। यहाँ पे ना अब हम लोग रिमूवल एक बार देख लेते हैं।
कि अपॉइंटमेंट तो हो गया, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो रिमूवल कैसे होता है इनका, जजेस का रिमूवल। तो यहाँ पे जो रिमूवल का प्रोसेस है ये हम लोग का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हम लोग का आर्टिकल 124 सब क्लॉज 4 में मेंशन्ड है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 124 सब क्लॉज 4। क्लियर। 3 इसमें था, 3 नहीं 2 था, अच्छा। एंड और एक है यहाँ पे हम लोग का 217 सब क्लॉज 1। क्लियर, इसमें मेंशन्ड है। और क्या ग्राउंड्स पे इनको रिमूव किया जा सकता है जजेस को, तो अगर कोई मिसबिहेवियर होता है, प्रूवन मिसबिहेवियर या इनकेपेबिलिटी रहा ना, तब फिर इस बेसिस पे जो है उसको जजेस को रिमूवल किया जाता है। ठीक है, उनको रिमूव किया जाता है यहाँ पे। और प्रोसेस अगर इसमें देखा जाए, यहाँ पे आप प्रोसेस यहाँ पे आप ये मेंशन कर सकते हैं, तो इम्पीचमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, अब व्हाट इज़ दिस इम्पीचमेंट वो भी बता देते हैं यहाँ पे, इम्पीचमेंट प्रोसेस। क्लियर। इम्पीचमेंट में हम लोग का जो भी मोशन इंट्रोड्यूस होता है एक मोशन इंट्रोड्यूस कराया जाता है हम लोग का पार्लियामेंट में, वो हम लोग का या तो लोकसभा या राज्यसभा इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसमें 100 MPs इन लोकसभा और 15 राज्यसभा जो है ना, यहाँ पे एक मोशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया जाता है थ्रू देम। और जो इन्वेस्टिगेशन होता है बाई पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनता है, वो इसमें इन्वेस्टिगेट करता है इस पूरा इसको प्रोसेस को। और जो मोशन है वो एटलीस्ट हम लोग का 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स से जो है ना वो यहाँ पे पास होना चाहिए इन बोथ दी हाउसेस। क्लियर। तो यहाँ पे आप नंबर 1 में ना ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे मोशन इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगर हम लोग का 100 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, सॉरी लोकसभा, 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। क्लियर। और 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, अगर ये मोशन लाते हैं 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है। अच्छा, सेकेंड में हम लोग का क्या होता है यहाँ पे, तो इन्वेस्टिगेटेड बाई, कौन इन्वेस्टिगेट करता है इसको, तो पार्लियामेंट्री कमेटी एक बैठता है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना मेजॉरिटी चाहिए होता है हम लोग का, पास्ड बाई, ऐसे लिखिए, मोशन पास्ड बाई एटलीस्ट 2/3। ठीक है, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, 2/3 मेजॉरिटी मिलना चाहिए। ठीक है, इन बोथ हाउसेस, इन बोथ हाउसेस। क्लियर। अच्छा, और जो इसमें फिर रिमूवल कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ही यहाँ पे जजेस को रिमूव करते हैं अगर कोई मोशन पास होता है तो। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रिमूव्स। क्लियर, डन अपना ये। इसके बाद आ जाइए हम लोग का, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, अच्छा, अब ना कुछ आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ये हम लोग का जुडिशरी से रिलेटेड हम लोग का जो भी आर्टिकल्स है ना, वो एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो आ जाइए यहाँ पे आर्टिकल 124। ठीक है, आर्टिकल 124 में क्या लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होगा और उसमें जितना भी क्वालिफिकेशंस और अपॉइंटमेंट, जजेस, रिमूवल का प्रोसेस, सब इसमें हम लोग का मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर क्वालिफिकेशन मेंशन है इसमें, क्वालिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट। क्लियर, फिर ऑफ जजेस। क्लियर, उसके बाद आ जाइए रिमूवल प्रोसेस, ये सब इसमें आर्टिकल 124 में मेंशन है। फिर आता है हम लोग का आर्टिकल 217। ठीक है, 217 में क्या मेंशन है, तो जो हम लोग का जो भी कंडीशंस है ना रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, वो इसमें मेंशन है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉइंटमेंट, APPT लिख रहे हैं खाली, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। क्लियर। फिर हम लोग का आर्टिकल 217 हो गया। 222, इस आर्टिकल में हम लोग क्या मेंशन है, तो हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं ना, उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा, बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद CGI, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस, ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस। क्लियर, बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर। अच्छा, ये हो गया। फिर हम लोग का ये ना 218 एक बार छूट गया था हम लोग का, वो एक बार देख लेते हैं, आर्टिकल 218। तो इसमें हम लोग क्या मेंशन है, तो जो भी हम लोग का जो कंडीशंस ऑफ ऑफिस है ऑफ हाई कोर्ट जजेस, वो इसमें मेंशन है, जैसे ओथ हो गया, टेन्य, और वो सब हम लोग का इसमें मेंशन है। ठीक है, 217 के बाद 218। तो यहाँ पे लिखिए ऐसे, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, और ब्रैकेट में लिख लीजिए ओथ। ठीक है, टेन्योर,
ये हो गया हम लोग का। और ऑफ 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 हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ये मेंशन कीजिए दैट आर्टिकल हम लोग का 124 सब क्लॉज 4, इसमें क्या मेंशन है हम लोग का, तो रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, इसमें मेंशन है हम लोग का। और फिर हम लोग का आर्टिकल 124 हुआ, सब क्लॉज 4 था ना, अब आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 में क्या मेंशन है, तो यहाँ पे क्या है, रिटायरमेंट के बाद जो है ना हम लोग का यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये तो आप इसको ऐसे लिखिए कि ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है, ऑफिस आफ्टर रिटायरमेंट, क्लियर। अच्छा, फिर हम लोग का इसमें और इम्पोर्टेंट आर्टिकल कोई, हाँ एक और है लास्ट, आर्टिकल 161, इसमें क्या मेंशन है, जो इसमें प्रेसिडेंट है ना वो गवर्नर से कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो कंसल्ट प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट गवर्नर, ठीक है, गवर्नर्स फॉर हाई कोर्ट जजेस, क्लियर। तो ये हम लोग का इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और जो भी बचा हुआ टॉपिक है वो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में है आराम से कवर करेंगे। और आई गेस इसमें हम लोग जो भी रेलिवेंट पॉइंट्स है ना वो हम लोग कवर कर लिए हैं, तो कोई ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो लोग उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग।